हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखें। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स मतलब हमारे आसपास या परिवेश के पदार्थ। ये सुनते ही मन में एक ख्याल आता है कि अरे हम तो अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं। हाँ बिल्कुल, जितनी भी चीजें हम देखते हैं वे सभी तो मैटर ही है ना। इन आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स with different shapes, sizes and texture। मतलब पैटर्न, टेक्सचर और पैटर्न सेम ही होता है। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, एयर है, फूड है, स्टोन्स है, स्टार्स है, क्लाउड्स है, प्लैनेट्स है, एनिमल्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, सैंड पार्टिकल है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये सारा मैटर है। अर्थात हम अपने सराउंडिंग में, यहाँ अपने आसपास बहुत सारी वैरायटी की चीजें देखते हैं, जिसका शेप्स अलग अलग होता है, साइजेस अलग अलग होते हैं, उसका टेक्सचर भी अलग अलग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एयर मैटर कैसे हो गया, क्योंकि हम हवा को तो देखते ही नहीं है, फिर भी वो मैटर कैसे हुआ। तो जिस तरह सारे मैटर स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, उस तरह हवा भी तो स्पेस ऑक्युपाई करता है ना। जैसे हम बैलून में एयर फिल करते हैं तो बैलून का साइज बड़ा हो जाता है, तो हवा भी मैटर हुआ। मतलब हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। मतलब यूनिवर्स में जो भी चीज हम देखते हैं या हर एक चीज जो भी हम देखते हैं, वो सब किस चीज का बना हुआ है? मटेरियल का बना हुआ है। और साइंटिस्ट ने उसका नाम क्या दिया? मैटर दिया। मैटर एक्चुअली होता क्या है, या इसे मैटर ही क्यों कहा जाता है, या मैटर किन चीजों से बना है, या मैटर के अलग अलग टाइप्स क्या है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहें। अब हम मैटर को डिफाइन कर सकते हैं, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, हैज मास एंड वॉल्यूम एंड ऑफर्स रेसिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। अर्थात दुनिया में कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्युपाई करता है, मतलब जो जगह लेता है, जिसमें मास और वॉल्यूम होता है, और एक रेसिस्टेंस वो ऑफर करता है, मतलब अवरोध उत्पन्न करता है, उसे मैटर कहा जाता है। अब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मतलब मैटर बहुत ही छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का बना हुआ है। मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो तो ऑलरेडी छोटा है ही, बट मॉलिक्यूल्स जो है वो भी किसका बना हुआ है? एटम का। मतलब मैटर का जो पार्टिकल है वो इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब सबसे छोटा जो आप सोच सकते हैं ना, ये उससे भी छोटा होता है। तभी तो हम इसे बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प से नहीं देख सकते हैं। जैसे हम अगर पानी में इंक या कलर डालते हैं, तो बस एक ड्रॉप अगर हम इंक या कलर पानी में डालते हैं तो क्या होता है? वो पूरा का पूरा कलर आ जाता है पानी में। तो मतलब मैटर का जो पार्टिकल है वो बहुत ही छोटा होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब मैटर जो पार्टिकल्स से बना हुआ है, उस पार्टिकल्स के क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहला कह रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो टाइनी दैट इट कैन नॉट बी सीन विथ आवर नेक्ड आई। मतलब मैटर का जो पार्टिकल होता है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम उसे अपनी नेक्ड आई मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते। तो फिर उसको देखेंगे कैसे? तो उसे देखने के लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। दूसरा कह रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर have some empty space between them known as IMS। मतलब मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच कुछ empty स्पेस पाए जाते हैं, मतलब कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिसे IMS मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस का नाम दिया गया है। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच जो स्पेस होता है उसे ही इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस का नाम दिया गया है। जैसे आप इसको एक क्लास से समझ सकते हैं कि क्लास में जैसे आप लोग बैठते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है कि दो स्टूडेंट के बीच कुछ गैपिंग होता है, तो वही जो स्पेस हुआ। तो इसी तरह से मैटर का जो पार्टिकल्स होता है या मैटर का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस होता है, उसी का नाम दिया गया है इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस। फिर तीसरा कह रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव सम अट्रैक्शन फोर्स नोन एज इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब मैटर का जो पार्टिकल होता है उसके बीच कुछ अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, जिसको IMF मतलब इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। मतलब दो पार्टिकल्स के बीच कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होता है, और उस तरह से मैटर जितने भी पार्टिकल से बना हुआ है उस सारे पार्टिकल्स के बीच कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स होता है, चाहे वो किसी मैटर में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो इसकी चर्चा हम लोग और आगे डिटेल में इसे समझेंगे। फिर आगे कह रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को के से हम शॉर्टकट में डिनोट करते हैं। तो मैटर का जो पार्टिकल होता है वो हमेशा मोशन में रहता है, मतलब कंटिन्यूअस वो मूव करते रहता है। और क्यों ऐसा मूव करता है? तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से। मतलब मैटर के पार्टिकल में
कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होता है जिसकी वजह से ये मूव करते रहता है। अब हम कैसे मानेंगे कि ये मूव करते रहता है? तो सिंपल सा बात है, जैसे अगर एक बकेट हम वाटर मतलब पानी यहाँ पे रखे हुए हैं और इसमें एक ड्रॉप हम इंक डाल देते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो इसमें डिसॉल्व हो जाता है और इसका कलर आ जाता है इसमें। तो मतलब मैटर का जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है तभी ऐसा हो रहा है। अगर हम इंट्रामोलिकुलर फोर्स आईएमएफ की बात करें, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है और उससे कम लिक्विड में होता है और सबसे कम गैस में होता है। मतलब इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब हुआ कि मैटर का जो पार्टिकल होगा उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच रहता है। सबसे ज्यादा किसके पार्टिकल्स के बीच होता है? सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच। और उससे कम लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है और उससे भी कम गैसेज के पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन होता है। मतलब सबसे कम अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच होता है? गैसेज के पार्टिकल्स के बीच। वहीं अगर हम इंट्रामोलिकुलर स्पेस की बात करें, मतलब दो पार्टिकल्स के बीच या बहुत सारे पार्टिकल्स जो मैटर के हैं उसके बीच जो स्पेस होता है, तो सबसे कम किस में होता है? सॉलिड में होता है। इंट्रामोलिकुलर स्पेस जो होता है वो सबसे कम सॉलिड में होता है, उससे ज्यादा लिक्विड में होता है और सबसे ज्यादा गैस में होता है। मतलब गैस के पार्टिकल्स के बीच सबसे ज्यादा इंट्रामोलिकुलर स्पेस पाया जाता है। मतलब गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर एक दूसरे से रहते हैं। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पार्टिकल है, तो गैसेस का पार्टिकल इस तरह से अलग अलग रहेगा, ठीक है। वहीं अगर हम सॉलिड की बात करें, तो सॉलिड में क्या होगा कि जस्ट बगल में एकदम क्लोजली पैक्ड हमारा पार्टिकल होता है, ठीक है। मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच इंट्रामोलिकुलर फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है और इंट्रामोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम होता है। वहीं अगर हम गैस की बात करें, तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स जो है वो सबसे कम होता है और इंट्रामोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा होता है। अब रिजिड एंड फ्लूइड की बात करते हैं। रिजिड का मतलब होता है, रिजिड मीन्स अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। मतलब रिजिड वैसे सब्सटेंस को या वैसे मटेरियल को या वैसे मैटर को कहा जाता है जो अनबेंडिंग हो, मतलब वो ठीक ढंग से बेंड नहीं कर पाए या उसे बेंड करने के लिए हमें उसे हीट वगैरह करना पड़े। और दूसरा कह रहा है इनफ्लेक्सिबल, मतलब वो फ्लेक्सिबल नहीं होता, लचीला नहीं होता, तभी तो वो रिजिड हुआ। दूसरा कह रहा है, मतलब अगर उसको हम जबरदस्ती फ्लेक्स करने की कोशिश करते हैं, मतलब उसको घुमाने की या मोड़ने की अगर हम कोशिश करते हैं, तो वो टूट जाता है, रिजिड होने की वजह से ही टूट जाता है। दूसरा कह रहा है कि सॉलिड इज रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर का सबसे रिजिड फॉर्म क्या होता है? सॉलिड होता है। फ्लूइड की बात करें, तो फ्लूइड मीन्स अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजिली। मतलब फ्लूइड वैसे मटेरियल को कहा जाता है जो कि आसानी से फ्लो कर पाए। जैसे लिक्विड है वो आसानी से फ्लो करता है, इसलिए उसको फ्लूइड कहा जाता है। या गैस भी आसानी से फ्लो कर जाता है, मतलब डिफ्यूजन की वजह से वो फ्लो करता है। फिर कह रहा है लिक्विड एंड गैस इज फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर का फ्लूइड फॉर्म होता है। नोट में कह रहा है कि लिक्विड डज नॉट फिल द होल कंटेनर इन विच इट इज केप्ट, बट गैसेज फिल द होल कंटेनर। मतलब जैसे मान लेते हैं कि एक ये कंटेनर है और ये कंटेनर है, ठीक है। अब ये दो कंटेनर है, इसमें अगर हम इस वाले कंटेनर में लिक्विड रखेंगे तो पूरा का पूरा कंटेनर फिल वो नहीं कर पाएगा। बट गैस की अगर हम बात करें तो गैस पूरा का पूरा कंटेनर फिल कर लेता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मतलब मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, किस तरह से बांटा गया है। तो दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बांटा गया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे और एक केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे बात करें तो मैटर को तीन पार्ट में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे तो पांच पार्ट इसको हम बोल सकते हैं, एक प्लाज्मा भी होता है और एक बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट होता है। लेकिन हम लोग को तीन ही चीज के बारे में यहाँ पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेज के बारे में। और अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से मैटर को भी तीन पार्ट में बांटा गया है, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। ब्राउनियन मोशन के बारे में कह रहा है, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन लिक्विड और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। मतलब जो इसका जिगजैग मूवमेंट होता है, इस तरह से जो चलता रहता है, जैसे हम अगर लिक्विड में कोई एक ड्रॉप अगर हम कोई भी इंक वगैरह या कलर डाल देते हैं तो वो चारों तरफ से घूम जाता है। तो मतलब ये जिगजैग मोशन में ये चलते रहता है, इसी को ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन लीटर एंड किलोग्राम, मतलब लीटर और किलोग्राम के बीच हमें डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है। लीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम का ये एसआई यूनिट होता है। और वॉल्यूम क्या होता है? तो वॉल्यूम इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस समथिंग टेक्स अप। मतलब कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्युपाई करता है उसी को वॉल्यूम कहा जाता है। और वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है? लीटर होता है। वहीं अगर हम किलोग्राम की बात करें
तो किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, मतलब ये मास का एसआई यूनिट होता है। और मास क्या होता है? द डायमेंशनलेस क्वांटिटी रिप्रेजेंटिंग द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, मतलब किसी पार्टिकल में या किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट में कितने क्वांटिटी या कितना अमाउंट मैटर का है उसे ही हम लोग मास कहते हैं। और उस मास का ऐसा यूनिट क्या होता है? किलोग्राम होता है। डिफरेंस बिटवीन मास एंड वॉल्यूम, मास के बारे में और वॉल्यूम के बारे में हमें बताना है कि ये दोनों किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। The mass is the measure of the amount of weight that is accommodated in an object or a matter, मतलब मास जो है वो वेट के अमाउंट का मेजर होता है, मतलब वेट का जो हम मेजर करते हैं वही मास कहलाता है। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इज द क्वांटिफिकेशन ऑफ अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ एरिया ऑफ अ गिवन इंड, मतलब जो फाइनाइट अमाउंट एरिया लेता है, मतलब जो एरिया ऑक्युपाई करता है वो उसका क्या हो जाता है? वॉल्यूम हो जाता है। इसका कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप उससे जुड़कर आसानी से वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट के बारे में कह रहा है कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड। अब यहाँ पे हम सिर्फ इतना ही पे नहीं छोड़ें कि सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, मतलब बहुत सारे टीचर बस यहीं तक लिखवाते हैं सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, पर जब क्वेश्चन की बात होती है कि व्हाई सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, तो फिर वहां पे एक लाइन ऐड करना होता है। उससे बेटर हम क्या किए हैं कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, मतलब सॉलिड का तो फिक्स शेप होता है, लेकिन क्यों होता है? तो बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर वेरी क्लोजली पैक्ड, मतलब सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होता है, मतलब इसके बीच स्पेस एकदम न के बराबर होता है। और जब स्पेस न के बराबर रहेगा तो कोई दूसरा पार्टिकल यहाँ पे आ नहीं पाएगा, और जब दूसरा पार्टिकल आ नहीं पाएगा तो इसके वजह से उसका शेप क्या होता है? फिक्स रहता है। वहीं दूसरा कह रहा है कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स होता है। और क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल आर फिक्स्ड, मतलब इसके पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है वो फिक्स रहता है, मतलब इसके पार्टिकल के बीच हम एक्स्ट्रा पार्टिकल को ऐड नहीं कर सकते हैं। और क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। ठीक है, आगे कह रहा है सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल, मतलब सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है। पीछे भी हम लोग देखे हैं कि सॉलिड जो है वो रिजिड है और इनकम्प्रेसिबल है, मतलब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसको हम दबा नहीं सकते हैं। और क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं? तो बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, मतलब इसका पार्टिकल जो होता है बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। एंड हैव नॉट एनी स्पेस बिटवीन देम, और उस पार्टिकल के बीच स्पेस रहता नहीं है, मतलब एकदम न के बराबर स्पेस होता है। और जब स्पेस नहीं रहेगा तो जबरदस्ती हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकता है। और क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव हाई अट्रैक्शन फोर्स, मतलब सॉलिड का पार्टिकल जो होता है उस पार्टिकल्स के बीच जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही हाई होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल मूव नहीं कर पाता है। और मूव नहीं कर पाता है इसी के कारण सॉलिड फ्लो नहीं कर पाता है। फिर कह रहा है कि सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इट्स पार्टिकल आर वेरी क्लोजली पैक्ड, मतलब उसका पार्टिकल जो होता है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है। और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से उसके पार्टिकल के बीच स्पेस तो बच ही नहीं रहा, और जब बच ही नहीं रहा स्पेस, मतलब बहुत ही ज्यादा एकदम क्लोज है एक दूसरे के, जिसकी वजह से जैसे मान लीजिए कि इसमें बहुत सारा पार्टिकल और ये क्लोजली पैक्ड है, तो सिंपल सी बात है कि इसका वेट बढ़ेगा, मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। वहीं अगर लिक्विड का पार्टिकल थोड़ा दूर दूर है तो इसका डेंसिटी कम होगा, और गैस का पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर है तो इसका डेंसिटी और भी कम होगा। वहीं आगे कह रहा है कि सॉलिड्स डू नॉट फिल द होल कंटेनर बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड कैन नॉट चेंज देयर पोजिशन टू फिल द होल कंटेनर, मतलब अगर किसी कंटेनर में हम सॉलिड सब्सटेंस को रखते हैं तो वो इस पूरे कंटेनर को फिल नहीं कर पाता है। और क्यों ऐसा नहीं कर पाता? क्योंकि इसका पार्टिकल जो होता है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, और क्लोजली पैक्ड होने की वजह से वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। और जब पार्टिकल पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो सॉलिड का शेप फिक्स होगा, और शेप जब फिक्स होगा तो वो एक ही जगह फिक्स रह जाएगा, जिसकी वजह से वो कंटेनर को फिल नहीं कर पाता है। फिर कह रहा है कि सॉलिड्स डू नॉट एग्जिबिट डिफ्यूजन, और सॉलिड में डिफ्यूजन एकदम न के बराबर, मतलब नेग्लिजिबल होता है, ना ही इसको मान सकते हैं कि सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो उसके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होता है।
तो घूम घाम के यहाँ पे हम सिंपल सा समझ सकते हैं सॉलिड के बारे में कि अगर कोई भी क्वेश्चन रहे कि सॉलिड का फिक्स शेप क्यों होता है या सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम क्यों होता है, कुछ भी अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो उसको बस हमें दो चीज में लेकर के आंसर देना है। क्या देना है कि सॉलिड के पार्टिकल्स का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और दूसरा हमें करना है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे देंगे तो वो सही होना ही होना है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि अ रबर चेंजेज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, मतलब जब हम रबर को स्ट्रेच करते हैं मतलब खींचते हैं या उसको नमराते हैं तो क्या होता है, उसका शेप चेंज होता है। देन व्हाई डू वी कॉल इट अ सॉलिड। अब जस्ट अभी हम क्या बोले हैं कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है, यहाँ तो रबर का शेप फिक्स नहीं हो रहा है, तो फिर हम उसे सॉलिड कैसे बोल सकते हैं। तो इसका आंसर कह रहा है कि अ रबर चेंजेज इट्स शेप व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब कोई भी रबर या कुछ भी अगर रबर टाइप का कुछ मटेरियल होता है तो वो अगर अपना शेप चेंज करता है तो कैसे करता है, जब उस पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। दैट इज व्हेन वी पुल इट एंड व्हेन वी रिलीज इट। मतलब जब रबर को हम पुल करते हैं, खींचते हैं या रिलीज करते हैं तो उसका शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो फिर कह रहा है कि इट अगेन टेक्स इट्स शेप, और जब उसको हम रिलीज कर देते हैं मतलब छोड़ देते हैं तो अपने पुराने शेप में आ जाता है। एंड लाइक अदर सॉलिड्स, और सॉलिड का ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये सॉलिड नहीं है, सॉलिड का तो बहुत सारे प्रॉपर्टी हैं। तो कह रहा है कि दूसरे सॉलिड के अकॉर्डिंग व्हेन इट इज स्ट्रेचेड विथ लार्ज फोर्स, मतलब जब हम इसको बहुत ज्यादा फोर्स से स्ट्रेच करते हैं मतलब खींचते हैं, इट ब्रेक्स आउट, ये टूट जाता है। दैट्स व्हाई रबर इज कंसिडर्ड एज सॉलिड। तो इसी वजह से हम इसे सॉलिड कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, तो वो इनकम्प्रेसिबल टाइप का हो गया या ये रिजिड टाइप का हो गया, क्योंकि रिजिड जो भी आपका मटेरियल होगा, रिजिड जो भी आपका मैटर होगा या रिजिड जो भी आपका सब्सटेंस होगा, उसे आप अगर ज्यादा फोर्स लगाइएगा उसमें तो वो टूट जाएगा। लिक्विड स्टेट के बारे में कह रहा है कि लिक्विड्स हैव नॉट फिक्स शेप बिकॉज द पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड। मतलब लिक्विड का शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है, और क्यों ऐसा नहीं होता है, तो उसका पार्टिकल जो है वो फिक्स नहीं रहता है। एंड ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर, और उसके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स भी कम होता है, और जब उसके पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो उसका पार्टिकल मूव करेगा, और जब भी वो मूव करेगा तो मतलब एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा, जिसकी वजह से जिस कंटेनर में उसको रखते हैं उस कंटेनर का शेप वो ले लेता है। फिर कह रहा है कि लिक्विड्स है फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब लिक्विड का जो है वो फिक्स वॉल्यूम होता है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें या रूम टेम्परेचर की बात करें, द स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल आर फिक्स, मतलब उसके पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है वो फिक्स होता है। फिर कह रहा है कि लिक्विड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, मतलब लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल होता है। अगर हम सॉलिड के कंपैरिजन की बात करें तो सॉलिड के कंपैरिजन में तो उससे थोड़ा कम होता है, बट ये भी इनकम्प्रेसिबल ही है, बट आर नॉट रिजिड। लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में ये उतना रिजिड नहीं है, या सिंपल बोल सकते हैं कि लिक्विड जो है वो रिजिड नहीं होता है। एज देयर आर वेरी स्मॉल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, अब इसके पार्टिकल्स के बीच अगर स्पेस है तो ये रिजिड नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का कोई लिक्विड अगर मटेरियल है हमारा, और लिक्विड मटेरियल इसके पार्टिकल के बीच कुछ स्पेस है, तो ये रिजिड नहीं है, इसलिए कि इसको जो हम मोड़ना भी चाहे, एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर इसको मोड़ना चाहे तो इसका पार्टिकल क्या होगा, ये क्लोज आ जाएगा, और ये पार्टिकल अपार्ट चला जाएगा मतलब दूर चला जाएगा, तो मतलब ये रिजिड नहीं हो पाता है। फिर कह रहा है कि लिक्विड्स हैव क्विट हाई डेंसिटी बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्विट क्लोज टू ईच अदर, मतलब लिक्विड का भी डेंसिटी हाई होता है, कंपेयर अगर करें गैस से तो उसका डेंसिटी हाई होता है, अगर सॉलिड से कंपेयर करें तो सॉलिड से तो इसका डेंसिटी कम ही होता है। और क्यों ऐसा होता है, मतलब लिक्विड का डेंसिटी क्यों ज्यादा होता है, तो उसका डेंसिटी भी इसलिए ज्यादा होता है कि उसका पार्टिकल जो है वो क्लोज होता है। किसके कंपैरिजन में, तो गैस के कंपैरिजन में। गैस के कंपैरिजन में लिक्विड का पार्टिकल क्लोज होता है, बट अगर सॉलिड से इसको कंपेयर करें तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड का पार्टिकल अपार्ट होता है मतलब दूर होता है। वही कह रहा है कि लिक्विड जनरली फ्लो बिकॉज द पार्टिकल स्लाइड ओवर ईच अदर, मतलब लिक्विड में एक टेंडेंसी होता है, लिक्विड की टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। एक क्वेश्चन भी आपका हो सकता है कि रहता है कि व्हाई लिक्विड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो। इसका सिंपल सा आंसर दे सकते हैं कि लिक्विड्स जनरली फ्लो बिकॉज द पार्टिकल स्लाइड ओवर ईच अदर, मतलब लिक्विड फ्लो करता है क्योंकि उसका पार्टिकल जो है वो स्लाइड कर जाता है। और क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू लेस अट्रैक्शन फोर्स, मतलब उसके पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होता है,
अगर मान लीजिए कि इस पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा तो कम फोर्स की वजह से ये एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख पाएगा, जिसकी वजह से वो स्लाइड कर जाएगा एक दूसरे के ऊपर, और इसी वजह से लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है। गैसियस स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कह रहा है गैसेज हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, मतलब ना ही गैस का शेप फिक्स होता है और ना ही गैस का वॉल्यूम फिक्स होता है। और क्यों ऐसा होता है? बिकॉज द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड, मतलब उसके पार्टिकल का जो स्पेस होता है, उसके पार्टिकल के बीच का जो स्पेस होता है वो फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि उसके बीच अट्रैक्शन फोर्स एकदम न के बराबर होता है। जब मान लीजिए कि इस पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स न के बराबर है तो हो सकता है कि ये पार्टिकल स्लाइड होकर के इधर आ जाएगा, ये पार्टिकल स्लाइड होकर के इधर चला जाएगा। गैसेज आर इजिली कंप्रेस्ड, मतलब गैस को हम बहुत आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। और क्यों ऐसा कर सकते हैं? एज देयर आर वेरी लार्ज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब उसके पार्टिकल्स के बीच बहुत ही ज्यादा स्पेस होता है। जैसे मान लीजिए कि ये गैस का पार्टिकल है, बहुत दूर दूर है, बहुत फार्दर अपार्ट है, तो इसके पार्टिकल के बीच अगर स्पेस है तो मतलब उसको हम आसानी से कंप्रेस करके एक दूसरे के क्लोज ला सकते हैं। फिर कह रहा है कि गैसेज है वेरी लो डेंसिटी, गैस का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही कम होता है, किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, मतलब सॉलिड और लिक्विड से अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं तो गैस का जो डेंसिटी होता है वो बहुत ही कम होता है। और क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इट्स पार्टिकल आर वेरी अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इसका पार्टिकल जो होता है वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर रहता है। फिर कह रहा है कि गैसेज कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली, मतलब गैस जो होता है वो किसी भी कंटेनर को, किसी भी बर्तन को कंप्लीटली फिल कर लेता है। और अभी जस्ट बताया कि गैस का जो पार्टिकल होता है वो फिक्स नहीं रहता है, जब फिक्स नहीं रहता है तो मूव कर जाएगा, और मूव करने की वजह से कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर लेगा। फिर आगे कह रहा है कि गैसेस फ्लो इजिली, मतलब गैस जो है वो आसानी से फ्लो कर सकता है इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में। और क्यों ऐसा हो सकता है? बिकॉज इट्स पार्टिकल आर फ्री टू मूव एवरीवेयर, मतलब इसका पार्टिकल जो है वो एकदम कंप्लीटली फ्री होता है मूव करने के लिए। और क्यों फ्री होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स रहता ही नहीं है और एकदम न के बराबर रहता है। जब अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहेगा तो आसानी से मूव कर जाएगा। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब गैस जो है वो बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। जैसे एलपीजी की अगर बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये एक गैस होता है और इसको हम कंप्रेस करके लिक्विड के फॉर्म में ले आते हैं, तभी वो गैस सिलेंडर में रहता है। लेकिन जब भी उसको आप सिलेंडर के वाल्व को ओपन करिएगा तो फिर वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि कंप्रेशन का जो अमाउंट होता है वो अगर हम कम करेंगे तो आसानी से गैसियस स्टेट में आ जाएगा। या हम सीएनजी की बात करें तो आसानी से फिर वो गैसियस स्टेज में आ जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है ये सीएनजी। और गैस जो है वो आसानी से हर एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। इसका भी सिंपल सा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब हम एलपीजी लीक वगैरह होता है तो आप देखते हैं कि फटाक से वो, मतलब तुरंत टाइम भी नहीं लगता है, पूरे रूम में फैल जाता है। मतलब गैस जो है वो आसानी से हर एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। प्लाज्मा स्टेट के बारे में कह रहा है कि प्लाज्मा इज अ कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ आयंस, मतलब प्लाज्मा जो है वो आयंस के कॉम्बिनेशन से बनता है। कैसे बनता है? तो प्लाज्मा को हम लोग कंसीडर किए हैं फोर्थ स्टेट मैटर का, मतलब मैटर का फोर्थ स्टेज का इसका हम नाम दिए हैं। प्लाज्मा अकर्स नेचुरली इन द स्टार्स, मतलब स्टार्स में प्लाज्मा नेचुरली पाया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं है कि हम लोग उसको बना नहीं सकते हैं, तो हम लोग भी बना सकते हैं, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। तो उसका प्रोसेस क्या है? तो प्लाज्मा कैन ऑल्सो मेड ऑन अर्थ, मतलब अर्थ पे भी हम इसे बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार्स में ही पाया जाएगा। तो कैसे बना सकते हैं? बाई पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज, मतलब गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के। और कैसे? तो लेस टेम्परेचर पे, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर पे। वही कह रहा है कि इनसाइड द स्टार्स, स्टार्स के अंदर द टेम्परेचर इज सो हाई, स्टार्स के अंदर तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, दैट द एटम्स ब्रेक डाउन, तो एटम क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। द सन एंड द अदर स्टार्स ग्लो बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, मतलब सन या कोई भी दूसरा स्टार जो है वो ग्लो करता है, क्यों करता है? तो प्लाज्मा के प्रेजेंस की वजह से। प्लाज्मा मेक्स ए फ्लोरेसेंट ट्यूब ग्लो, मतलब किसी भी ट्यूब को भी ग्लो करने के लिए प्लाज्मा की जरूरत होती है। बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट के बारे में कह रहा है कि इन 1920 एन इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस डिड सम कैलकुलेशन फॉर द फिफ्थ स्टेज ऑफ मैटर, मतलब मैटर के फिफ्थ स्टेट को डिस्कवर करने के लिए एक इंडिया के जो साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन किया। और उसी कैलकुलेशन के बेसिस पे एल्बर्ट आइंस्टीन प्रेडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू स्टेट ऑफ मैटर,
मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन ने वो जो कैलकुलेशन किए थे सत्येंद्र नाथ बोस, उनके कैलकुलेशन को प्रेडिक्ट करके एक बताएं कि मतलब फिफ्थ स्टेट भी मैटर का एग्जिस्ट करता है। और फिफ्थ स्टेट जो मैटर का है वो कौन अचीव किया फाइनली? बाय थ्री साइंटिस्ट्स, कॉर्नेल, कैटरने एंड वेमन ऑफ यूएसए। मतलब वो कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। और कैसे ये डिस्कवर किए? बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, मतलब बहुत कम डेंसिटी पे गैस को कूल करने के बाद टू सफर लो टेम्परेचर, और एकदम कम टेम्परेचर पे ले जा करके ये एक फिफ्थ स्टेट मैटर का डिस्कवर किए। हालांकि इस पे अभी और भी रिसर्च चल ही रहा है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में कह रहा है, इसको डिफाइन हम कर सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमॉन्ग ईच अदर सो दैट दे कैन मिक्सड यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब अलग अलग पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है जिसकी वजह से वो यूनिफॉर्मली मिक्स कर पाते हैं, उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 1 लीटर, इस बकेट में 1 लीटर हम पानी यहाँ पे रखते हैं और 1 ड्रॉप हम इंक का यहाँ पे रखते हैं, तो क्या होता है? डिफ्यूजन की वजह से वो कंप्लीटली मिक्स आउट हो जाता है, यूनिफॉर्मली मिक्स आउट हो जाता है। और इसी मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस पार्टिकल के मूवमेंट को डिफ्यूजन का नाम दिया गया है। या हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर व्हिच इज बेस्ड ऑन मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। मतलब डिफ्यूजन एक मैटर का प्रॉपर्टी है जो कि उसके पार्टिकल्स के मोशन पे बेस करता है, मतलब उसके पार्टिकल्स के मोशन पे डिपेंड करता है। जैसे अरोमा ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम का जो सुगंध होता है, परफ्यूम आप थोड़ा सा स्प्रे करते हैं पूरे रूम में फैल जाता है, तो ये डिफ्यूजन की वजह से होता है। या स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, मतलब अगर गर्म भोजन अगर बन रहा है किचन में, तो हमें किचन में जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी पता चल जाता है कि कुछ अच्छा सा टेस्टी सा बन रहा है। या स्मेल ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक, मतलब अगर जलती हुई अगरबत्ती का सुगंध हमें लेने के लिए तो हम वहां पे नहीं जाते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? डिफ्यूजन की वजह से। और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किस में पाया जाता है? गैसेज में पाया जाता है। और ये सारा जो हमारा मैटर का स्टेट है वो सारा स्टेट कौन सा है? गैसियस स्टेट है। मतलब गैसेज में जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है कंपेयर अगर करें लिक्विड से और सॉलिड से। तो नोट में कह रहा है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। मतलब जो सब्सटेंस डिफ्यूज कर रहा है या डिफ्यूज करने वाला है, उसके टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। मतलब डिफ्यूजन का रेट भी वहां पे बढ़ जाएगा अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो। और ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज when the temperature of a substance is increased, मतलब जब किसी भी सब्सटेंस का हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हीट करने के बाद, तो इट्स पार्टिकल गेन काइनेटिक एनर्जी। हालांकि वैसे भी पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो रहता ही है, बट हीट करने के बाद उसका काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा हाई हो जाता है, मतलब और ज्यादा वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है, और जिसकी वजह से वो रेपिडली मूव कर पाता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाई द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड रीचेज अस इवन फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। मतलब कुछ दूरी पे भी रहते हैं तो भोजन जो बन रहा है उसका स्मेल हमारे पास आ जाता है। कैसे आता है? तो व्हेन फूड इज कुक्ड इन किचन, जब किचन में भोजन बन रहा होता है, इट्स स्मेल मिक्सेज विथ एयर, तो उसका जो स्मेल होता है वो एयर में मिक्स कर जाता है। और कैसे मिक्स करता है? तो डिफ्यूजन की वजह से करता है। एंड रीचेज आवर नोज फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब कुछ दूरी से। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में भोजन बन रहा है, पाकिस्तान में आप चाहिएगा कि डिफ्यूजन की वजह से उस वहां तक पहुंच जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, बट कुछ दूरी तक वो डिफ्यूजन की वजह से पहुंच सकता है। हेंस वी गेट स्मेल ऑफ फूड कुक्ड इन किचन विदाउट एंटरिंग द किचन। तो किचन में जाए बिना भी हमें उसका स्मेल पता चल जाता है। और नोट में कह रहा है कि द स्मेल ऑफ हॉट फूड रीचेज अस फ्रॉम अ डिस्टेंस, मतलब हॉट फूड का तो स्मेल जो है वो हमारे पास आ जाता है, बट टू गेट स्मेल ऑफ कोल्ड फूड, लेकिन अगर भोजन ठंडा है और उसका स्मेल हम अगर करना चाहते हैं तो वी गो क्लोज टू इट, तो हमें उसके पास जाना होता है, क्योंकि वहां पे उसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी कम रहता है। अभी जस्ट हम पीछे बताएं कि जब उसे हीट किया जाता है तो उसका पार्टिकल्स जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेता है, जिसकी वजह से वो रेपिडली मूव करता है। तो यहाँ पे तो भोजन ठंडा है, तो जब फूड ठंडा है तो उसके पार्टिकल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी कम है, जिसकी वजह से वो अच्छे से डिफ्यूज नहीं कर पाता है, तो उसका स्मेल लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता है। This is due to the fact that the rate of diffusion by hot food is much faster than cold food. तो इससे हम कह सकते हैं कि हॉट फूड का जो डिफ्यूजन का रेट होगा वो कोल्ड फूड के अकॉर्डिंग क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। अभी तक तो हम लोग गैसेज में डिफ्यूजन की बात की है, अब यहाँ पे हम लिक्विड और सॉलिड में डिफ्यूजन की बात करते हैं।
तो लिक्विड और सॉलिड में जो डिफ्यूजन होता है वो गैस के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड एज फास्टर देन सॉलिड बट स्लोअर देन गैसेज। मतलब गैस में जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो लिक्विड से तो फास्ट होता है बट सॉलिड से क्या होता है, कम होता है। इफ अ ड्रॉप ऑफ इंक इज पुट इनटू बीकर ऑफ वाटर, मतलब एक बूंद अगर हम इंक का ड्रॉप, अगर हम एक ड्रॉप कहीं भी अगर हम पानी में डालते हैं, द होल वाटर बिकम्स ब्लू और रेड। मतलब रेड कलर का इंक है तो रेड कलर हो जाएगा, ब्लू कलर का है तो ब्लू हो जाएगा। और क्यों ऐसा होता है? दिस इज ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल्स इन वाटर। इसलिए होता है क्योंकि इंक का जो पार्टिकल है वो डिफ्यूज कर जाता है वाटर में आने के बाद, मतलब वो मूव कर जाता है, हर जगह वो यूनिफॉर्मली मूव कर जाता है। और सॉलिड में अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन इज वेरी वेरी स्लो इन सॉलिड बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड डू नॉट मूव। मतलब सॉलिड में डिफ्यूजन एकदम कम रेट में, एकदम न के बराबर होता है, और होता भी है तो काफी समय लग जाता है डिफ्यूजन होने में। जैसे इफ वी राइट समथिंग ऑन ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे अगर हम कुछ लिख देते हैं एंड लीव इट फॉर 10 to 15 डेज, 10 से 15 दिन उसको अगर हम छोड़ देते हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इरेज इट, तो इसे मिटाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो एज द पार्टिकल्स ऑफ चॉक और इंक डिफ्यूजेज विथ पार्टिकल्स ऑफ ब्लैक बोर्ड और व्हाइट बोर्ड। चॉक से अगर लिख रहे हैं या इंक से मतलब मार्कर से लिख रहे हैं तो उसका जो पार्टिकल्स होता है चॉक या इंक का, वो ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के पार्टिकल्स के साथ क्या हो जाता है, डिफ्यूज कर लेता है, और जिसकी वजह से इरेज करना भी मुश्किल हो जाता है। और दूसरा, उतना अच्छा दिखता भी नहीं है, मतलब उसका कलर भी थोड़ा डिस्कलर हो जाता है, मतलब पढ़ने में भी थोड़ा परेशानी हो जाती है डिफ्यूजन की वजह से। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर, मतलब कॉमन यूनिट टेम्परेचर का क्या होगा और एसआई यूनिट टेम्परेचर का क्या होगा, उसके बारे में हम लोग अभी देखते हैं। कह रहा है कि द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सेल्सियस स्केल। कॉमन यूनिट जो होता है वो सेल्सियस स्केल होता है, और उसको हम राइट कैसे करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस, इस तरह से हम लिखते हैं। अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाटर की बात करें, अगर हम उसे सेल्सियस स्केल में लिखें तो वाटर का मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अगर हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो टेम्परेचर मेजर करने का एसआई यूनिट केल्विन होता है। और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर वाटर की बात करें तो केल्विन में 273 केल्विन होता है मेल्टिंग पॉइंट उसका, मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 373 केल्विन होता है। मतलब रिलेशनशिप की अगर बात करें केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल में, मतलब अगर टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिए हुआ है और हमें केल्विन में उसका टेम्परेचर निकालना है तो 273 हमें ऐड कर देना है। जैसे अगर हम आइस के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, सेल्सियस स्केल में इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वहीं अगर हम केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री में अगर हम 273 ऐड कर देंगे तो 373 हो जाएगा। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 373 केल्विन स्केल होता है। वहीं टेम्परेचर के बारे में कह रहा है कि टेम्परेचर मेजर्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब टेम्परेचर क्या बताता है कि हॉटनेस और कोल्डनेस की वो डिग्री बताता है, मतलब कोई भी सब्सटेंस कितना हॉट है या कितना कोल्ड है। अगर हम बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी टेम्परेचर को अगर हम फ़ारेनहाइट में लिखते हैं तो 98.6 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट है अगर किसी का बॉडी टेम्परेचर, तो उसे हम 37 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। और 37 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर हो जाएगा, तो 310 केल्विन के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 37 में अगर हम 273 ऐड करते हैं तो 310 हो जाएगा, मतलब 310 केल्विन हो जाएगा। चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज करता है, तो क्यों करता है और कैसे करता है। तो वी कैन चेंज स्टेट्स ऑफ मैटर बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब किसी भी मैटर का हम स्टेट चेंज करवाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके टेम्परेचर को चेंज करना होगा या नहीं तो उसके प्रेशर को चेंज करना होगा। दैट इज ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, या फिर हम अगर प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो मैटर का स्टेट चेंज हो जाएगा। कैसे, तो एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, वाटर से एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं जो आप सबको पता है। तो वाटर में क्या होता है कि इफ वी कूल द वाटर, जब हम वाटर को कूल करते हैं मतलब ठंडा करते हैं तो क्या होता है, इट चेंजेस इनटू आइस, आइस में चेंज हो जाता है। फिर वहीं अगर हम आइस को हीट करते हैं
तो इट चेंजेज इनटू वाटर। मतलब आइस को जो हम हीट करते हैं, मतलब आइस का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाटर में चेंज हो जाता है। और जस्ट अभी देखे हैं कि वाटर को जब कूल किया, मतलब वाटर का टेम्परेचर कम किया है, तो वो आइस में चेंज हुआ है। मतलब यहाँ पे हम टेम्परेचर को कम या ज्यादा करके मैटर के स्टेट को आसानी से चेंज कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि इफ यू हीट वाटर, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो क्या होता है, इट चेंजेज इनटू वाटर वेपर। वाटर को हीट करते ही वो वाटर वेपर बन जाता है, और जब वाटर वेपर को हम कूल करते हैं तो फिर वाटर बन जाता है। एंड इफ वी अगेन कूल वाटर, जब हम वाटर को फिर से कूल करते हैं तो वो क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। मतलब मैटर का स्टेट जो है वो कैसे चेंज हो जाता है, टेम्परेचर को हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसका स्टेट क्या होता है, चेंज हो जाता है। वहीं अगर हम प्रेशर की बात करें, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर। मतलब मैटर का जो फिजिकल स्टेट होगा, प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करके उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कह रहा है कि गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। मतलब गैस को, जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, एलपीजी होता है, तो इसमें क्या होता है कि गैस को प्रेशर, हायर प्रेशर पे और उसके टेम्परेचर को कम करके उसको हम लिक्विफाई करते हैं, मतलब लिक्विड स्टेट में ले आते हैं। मतलब मैटर का स्टेट हम प्रेशर चेंज करके भी कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस, मतलब जैसे गैस पे अगर हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, इट गेट कंप्रेस्ड, एंड व्हेन इन एडिशन टू इट वी लोअर इट्स टेम्परेचर इट गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। मतलब जब उसको हम कंप्रेस करते हैं और टेम्परेचर को कम करते हैं तो क्या हो जाता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है, जो गैसियस स्टेट में पहले रहता है। तो सो वी कैन से गैसेस कैन बी टर्न्ड इनटू लिक्विड बाय कंप्रेसिंग एंड कूलिंग इट। मतलब हम कह सकते हैं कि गैस को हम लिक्विड में कंप्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसे कंप्रेस करना पड़ेगा या नहीं तो उसे कूल करना पड़ेगा। मतलब उसके प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज हमें करना पड़ेगा। मेल्टिंग और फ्यूजन, मतलब मेल्टिंग को हम फ्यूजन भी बोल सकते हैं। मेल्टिंग के बारे में कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। मतलब कोई भी सब्सटेंस जब सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में आता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग बोलते हैं। और द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंजेज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे ये काम होता है उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे अगर हम आइस की बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वो मेल्ट करना शुरू कर देता है। वहीं अगर हम बॉइलिंग या वेपोराइजेशन की बात करें तो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट। मतलब लिक्विड से अगर हम गैसियस स्टेट में ले जाना चाहते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो उसे हम बॉइलिंग या वेपोराइजेशन बोल सकते हैं। और द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अगर हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब बॉइलिंग और मेल्टिंग में क्या अंतर हो गया कि बॉइलिंग में क्या होता है कि लिक्विड से गैसियस स्टेट में सब्सटेंस जाता है, वहीं मेल्टिंग में क्या होता है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में सब्सटेंस आता है। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस और वेपर टू अ लिक्विड। मतलब जिस प्रोसेस के थ्रू गैस या वेपर जो होता है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है बाय कूलिंग, कूल करने के बाद, इसी को कंडेंसेशन कहा जाता है। मतलब कंडेंसेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग का ये रिवर्स है। बॉइलिंग में क्या होता है कि बॉयल करके हम लिक्विड से गैसियस स्टेट में ले जाते हैं, और कंडेंसेशन में क्या होता है कि गैस या वेपर चेंज होकर के किस स्टेट में आता है, लिक्विड स्टेट में आता है। मतलब ये इसका रिवर्स हो गया। मतलब बॉइलिंग जो है वो कंडेंसेशन का रिवर्स है। वहीं अगर हम फ्रीजिंग की बात करें तो फ्रीजिंग के बारे में कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट। मतलब लिक्विड स्टेट से जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में आता है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है, मतलब द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेज इनटू सॉलिड, मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है उसी को क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है। जैसे अगर हम वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है फ्रीजिंग और मेल्टिंग में, ठीक है। Latent heat, the heat energy which has to be supplied to change the state of matter is known as its latent heat। मतलब वो हीट एनर्जी जो कि किसी भी मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए सप्लाई किया जाता है उसी हीट एनर्जी का नाम दिया गया है लेटेंट हीट। बट इसमें एक कंडीशन होता है
कि लेटेंट हीट डू नॉट राइज टेम्परेचर, लेटेंट हीट जो है वो कहीं भी टेम्परेचर को राइज नहीं करता है। और ये लेटेंट हीट दो तरह का होता है, एक का नाम दिया गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक का नाम दिया गया लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह रहा है कि द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स, हीट का ऐसा यूनिट होता है जूल, required to convert 1 kg of solid into liquid without change in temperature। मतलब 1 kg सॉलिड को अगर हम लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं, उसके टेम्परेचर को हमें चेंज नहीं करना है, विदाउट टेम्परेचर को चेंज किए हुए, तो उसी हीट एनर्जी को मतलब जितना हीट एनर्जी वहां पर रिक्वायर्ड होगा उसी हीट एनर्जी को क्या कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर हम आइस की बात करें तो ये 3.34 इंटू 10⁵ होता है। मतलब आइस का जो लेटेंट हीट की बात करें तो 3.34 इंटू 10⁵ होता है। और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। मतलब हीट का एक क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी की जरूरत किस चीज में पड़ती है, टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड टू वेपर और गैस। मतलब 1 kg लिक्विड को अगर हम लिक्विड से गैस बनाना चाहते हैं विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर को हमें चेंज नहीं करना है, तो उसी हीट एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाएगा। जैसे अगर हम वाटर के लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की बात करें तो ये 2.25 इंटू 10⁵ होता है। वाटर का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कितना है, 2.25 इंटू 10⁵। अब जैसे क्वेश्चन है, व्हाई डू वी फील वेरी कोल्ड व्हेन वी होल्ड अ पीस ऑफ आइस इन आवर हैंड। मतलब जब आइस का पीस मतलब आइस का एक टुकड़ा हम हाथ पे रखते हैं तो इतना ठंडा क्यों लगता है, कोई तो रीजन होगा। अब ऐसा तो हम ये रीजन तो नहीं दे सकते, 9th क्लास में आप चले गए हैं, हायर स्टैंडर्ड में चले गए हैं, तो ये तो नहीं बोल सकते हैं कि आइस ठंडा होता है इसकी वजह से हाथ में ठंडा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कह रहा है कि द पीस ऑफ आइस ऑन आवर हैंड या इन आवर हैंड स्टार्ट्स मेल्टिंग स्लोली, मतलब वो धीरे धीरे मेल्ट करने लगता है। और मेल्ट जो करता है तो एंड इट टेक्स लेटेंट हीट फ्रॉम आवर हैंड, तो मेल्ट करने के लिए उसको हीट एनर्जी की जरूरत होगी और वो हीट एनर्जी कहाँ से लेता है, हमारे हैंड से लेता है। और जिसकी वजह से हमारा हैंड जो है वो हीट एनर्जी लॉस करता है, और जब भी वो लॉस करेगा हीट एनर्जी तो क्या होगा, कूल हमें फील होगा, मतलब ठंडा हाथ लगेगा। अब ये बात समझ गए कि अगर हम हाथ पे आइस वगैरह रखते हैं तो हमारे हैंड से वो हीट एनर्जी लेता है मेल्ट करने के लिए, जिसकी वजह से हमारे हैंड का हीट एनर्जी कमता है, और जब ही हैंड का हीट एनर्जी कमेगा तो हमको कोल्ड फील होगा, मतलब ठंडा फील आएगा। एक और क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट प्रोड्यूसेज मोर सेल्फ बर्न, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। मतलब अगर हम बॉइलिंग वाटर में हाथ डालते हैं या स्टीम मतलब एकदम वो भाप वाष्प जो निकलते रहता है उसमें हम हाथ डालते हैं, तो दोनों में किसमें ज्यादा बर्न होगा, मतलब कौन सा ज्यादा हाथ जलेगा। तो कह रहा है कि व्हेन वाटर चेंजेज इनटू स्टीम, जब वाटर स्टीम में चेंज होता है तो इट एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो वो तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेता है, जिसकी वजह से लिक्विड से वो गैसियस स्टेट में चेंज होता है। इट मींस दैट स्टीम कंटेन्स मोर हीट देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। मतलब स्टीम को ज्यादा हीट एनर्जी की जरूरत होती है। अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बात करें कि 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर वाटर बॉयल करता है तो बॉइलिंग वाला जो वाटर होगा उसका जो हीट एनर्जी होगा उससे कहीं ज्यादा हीट एनर्जी होगा, सेम इसी बॉइलिंग वाटर से जो स्टीम निकलेगा उसका हीट एनर्जी ज्यादा होगा। तो उसी वजह से क्या होता है कि सो व्हेन स्टीम फॉल्स ऑन आवर स्किन और हैंड इट गिव्स मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर, तो बॉइलिंग वाटर से ये ज्यादा हीट देता है। कौन ज्यादा हीट देता है, स्टीम, और दैट्स व्हाई इट कॉजेज मोर सेल्फ बर्न, मतलब वो ज्यादा हाथ जल जाता है। फिर एक टॉपिक है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के बारे में कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सोलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, मतलब सोलिड से कोई भी सब्सटेंस जो सीधा वेपर बन जाएगा ऑन हीटिंग मतलब हीट करने पे, एंड डायरेक्टली वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, और कूल करने पे सीधा वेपर से वो सॉलिड में आ जाएगा। मतलब लिक्विड स्टेट से इसे कोई मतलब नहीं है। जैसे वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वाटर पहले क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में, अगर उसको हम हीट करते हैं तो वो वेपर बनता है, और अगर हम फिर वेपर को कूल करते हैं तो वाटर बनता है, और वाटर को ऑल कूल करते हैं तो वो आइस बनता है। मतलब यहाँ पे सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों स्टेट जाता है, बट यहाँ पे कह रहा है कि सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनेगा, मतलब सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वो किस में जाएगा, गैसियस स्टेट में जाएगा।
और टेम्परेचर कम करने पे मतलब कूल करने पे वो वेपर से मतलब गैसियस स्टेट से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे हम एक कैम्फर का एग्जांपल ले सकते हैं, कपूर का एग्जांपल ले सकते हैं। जब उसको आप जलाते हैं तो डायरेक्ट पहले तो वो सॉलिड स्टेट में रहता है, सॉलिड से डायरेक्ट वो गैसियस स्टेट में चला जाता है, मतलब वो वेपर बन जाता है, बीच में लिक्विड स्टेट में आप उसको नहीं देखते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। और यही जो प्रोसेस है वो सब्लिमेशन का प्रोसेस कहलाता है। इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर, मतलब वैसा प्रोसेस जिससे लिक्विड वेपर में चेंज होता है या गैस में चेंज होता है। मतलब लिक्विड स्टेट से कोई सब्सटेंस जब गैसियस स्टेट में जाता है, और कब जाता है? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट्स के कम ही टेम्परेचर पे। इसको क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन। मतलब वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन दोनों अलग अलग है। वेपोराइजेशन और इवेपोरेशन दोनों क्या है? अलग अलग है। वेपोराइजेशन में क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद वो गैसियस स्टेट में आता है। जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद क्या होगा? वो वेपर बनना शुरू होगा। मतलब वाटर जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आके वेपर में बनना शुरू होता है तो उसे वेपोराइजेशन बोला जाएगा। वहीं अगर वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे नहीं ले जाए, मतलब इसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत नहीं हो, फिर भी वो वेपर बनना शुरू कर जाए, मतलब गैसियस स्टेट में आना शुरू कर जाए, तो उसी को इवेपोरेशन कहा जाता है। जैसे आप कपड़ा सुखाते हैं, जिस समय गीला कपड़ा जब आप सुखाते हैं तो उसको तो आप हीट नहीं करते हैं, उसमें जो वाटर रहता है उसको आप हीट करके कोई 100 डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर नहीं ला देते हैं। तो मतलब वो जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। एक टॉपिक कह रहा है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग मतलब ठंडा महसूस होता है। कैसे होता है? तो इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग बिकॉज ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। इवेपोरेशन की वजह से क्या होता है कि लिक्विड का जो पार्टिकल रहता है वो सराउंडिंग से एनर्जी लेता है, और सराउंडिंग से जो एनर्जी लेगा टू रिटेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन में जो उसको एनर्जी लॉस होगा उसी लॉस को रीगेन करने के लिए, मतलब प्राप्त करने के लिए वो सराउंडिंग से क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। और जब भी वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो मतलब कूलिंग महसूस होगा, मतलब ठंडा महसूस होगा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग मेक सराउंडिंग कूल, और उसकी वजह से क्या होता है कि सराउंडिंग आसपास का वातावरण या आसपास का जगह क्या होता है? ठंडा हो जाता है। जैसे व्हेन वी स्प्रे डीओ ऑन आवर हैंड वी फील कूल, मतलब जब हम डीओ को हैंड पे स्प्रे करते हैं तो डीओ क्या होता है? वेपर बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वो वेपर बन के यहाँ से उड़ता है तो उसको तो एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो एनर्जी कहाँ से लेता है? हमारे हैंड से लेता है। और जैसे ही वो हैंड से एनर्जी लेगा तो हैंड कूल फील ही ना करेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब इवेपोरेशन को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, मतलब किस किस फैक्टर की वजह से इवेपोरेशन का स्पीड स्लो होता है, या किस फैक्टर की वजह से इवेपोरेशन का स्पीड फास्ट होता है, और वो कैसे होता है। तो इसका 4 फैक्टर है: टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। इसको हम और डिटेल में समझते हैं। टेम्परेचर के बारे में कह रहा है कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन का जो रेट है वह भी इंक्रीज हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? तो पीछे भी हम देखे हैं, कोई भी पार्टिकल को जो हम हीट करते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आता है, जिसकी वजह से वो रैपिडली मूव करना शुरू कर देता है। जैसे आप ठंडी के महीना में अगर कपड़ा को सूखने के लिए रखते हैं तो उसको सूखने में ज्यादा टाइम लगता है, और वही गर्मी के टाइम में आप कपड़ा सूखने के लिए रखते हैं तो कम टाइम में हो जाता है। ऐसा नहीं है कि धूप में रखना है, अंदर भी आप रखते हैं फिर भी वो ठंडी से जल्दी ही सूख जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि टेम्परेचर गर्मी में ज्यादा रहता है। तो मतलब इवेपोरेशन के प्रोसेस को हम फास्ट कर सकते हैं कैसे? टेम्परेचर को इंक्रीज करके। वहीं अगर सरफेस एरिया की बात करें, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, मतलब अगर कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल का सरफेस एरिया अगर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन का स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? तो व्हेन वी स्प्रेड आउट द वेट क्लॉथ व्हाइल वी कीप इट फॉर ड्राइंग टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ क्लॉथ फॉर रैपिड इवेपोरेशन। जैसे आप किसी कपड़ा को या जींस अगर आप सुखाते हैं तो नॉर्मल उसको एक बार रख दीजिए, मतलब बिना फैलाए उसको रख दीजिए, सूखेगा तो जरूर बट उसको टाइम ज्यादा लगेगा। और वही अगर उसको पूरा फैला करके रख देते हैं तो जल्दी वो सूख जाता है। तो रीजन क्या हुआ कि जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो इवेपोरेशन का रेट भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तीसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर, मतलब एयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट होता है उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे बारिश के टाइम में वाटर वेपर का अमाउंट मतलब ह्यूमिडिटी एयर का ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बारिश के टाइम में अगर गर्मी भी ज्यादा रहेगा फिर भी कपड़ा सूखने में टाइम ज्यादा लगता है।
रीजन यही होता है कि एयर में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, मतलब एयर में वाटर वेपर की मात्रा ज्यादा है। ह्यूमिडिटी एंड इवेपोरेशन आर वाइस वर्सा, मतलब वो एक दूसरे का अपोजिट है या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। कैसे? दैट इज व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, मतलब जब एयर का ह्यूमिडिटी कम होता है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई, तो इवेपोरेशन का रेट फास्ट हो जाता है। एंड व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, मतलब जब उसका ह्यूमिडिटी हाई होता है, मतलब ह्यूमिडिटी जब ज्यादा होता है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज लो, द रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि ह्यूमिडिटी अगर हाई है तो मतलब एयर में वाटर वेपर ज्यादा है, तो जब वाटर वेपर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट तो सिंपल सी बात है कि स्लो होगा, क्योंकि जहां पे कोई चीज ज्यादा रहेगा और फिर हम एक्स्ट्रा रखना चाहेंगे तो धीरे धीरे जाएगा ना। वहीं अगर हम चौथे फैक्टर वन विंड स्पीड की बात करें तो कह रहा है द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन विंड स्पीड, मतलब विंड स्पीड अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। कहने का मतलब हुआ कि गर्मी के टाइम में दो तरह का कंडीशन होता है। एक ऐसा कंडीशन होता है जिस समय एकदम हवा चलती ही नहीं है, और दूसरा कंडीशन होता है कि धूप कम रहता है फिर भी हवा चलती है। तो जिस सिचुएशन में हवा तेज चलेगी उस टाइम आप कपड़ा को अगर सूखने के लिए रखेंगे तो बहुत जल्दी सूख जाएगा। कंपेयर अगर हम करें किससे, तो जिस दिन हवा नहीं चलेगी उस दिन आप कपड़ा को सूखने के लिए रखेंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। मतलब विंड स्पीड भी इफेक्ट करता है इवेपोरेशन के स्पीड को। मतलब एग्जांपल दे रहा है कि द वास्ट वेट क्लॉथ ड्राई मोर क्विकली ऑन अ विंडी डे, मतलब जिस दिन हवा ज्यादा रहेगी उस दिन वो क्विकली ड्राई होगा। इट इज फास्टर ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ विंड, मतलब विंड के स्पीड की वजह से ऐसा होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक यू।